ये अलग बात ज़्यादातर मेल बैस्टियन में दिखता है कि ये विमेंस फिक्शन है और ये मेंस फिक्शन है, और अगर विमेंस फिक्शन है तो उतना सीरियस नहीं होगा। जैसे हमारे देश में फेक सेक्युलरिज्म आया, वैसे ही फेक फेमिनिज्म भी आया। महिला अगर लेखक हो या किरदार हो या कुछ भी हो पब्लिक डोमेन में, आपको रियली अपने कान बंद करके आगे चलना चाहिए। अरे बोल्ड वो है जो सच लिखे, जो देश की बात लिखे, देश की परेशानी को लिखे, वो बोल्ड है। मुझे कहीं ना कहीं इस बात में एक षड्यंत्र नजर आता है कि स्त्री लेखन करके आपको अलग खेलने के लिए भेज दिया जाता है। हे सुमुखी, हे पार्वती, हे सुकोमला, हे अपराजिता, तुम ही सब कुछ हो, मैं हूं ही नहीं कुछ। नमस्कार, हम सबका प्यार भरा नमस्कार आप सबको इस मंच से। दैनिक जागरण के संवादी देहरादून उत्सव अभिव्यक्ति का उसमें हमें इस सत्र को रखने के लिए मैं दैनिक जागरण के सभी संपूर्ण परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम सबकी तरफ से आई टेक द लिबर्टी कि आप लोगों ने ये स्पेशल मंच रखा फॉर विमेन, देयर अभिव्यक्ति, उनका एक्सप्रेशन, उनका लिटरेचर में किस तरीके से, साहित्य में किस तरीके से उनको चित्रण किया गया है। आज हमारे साथ हैं इस विषय पर परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं 3 वरिष्ठ महिला विभूतियाँ साहित्यकार इस मंच पर मौजूद हैं। सर्वप्रथम हमारे साथ हैं अद्वैता काला, राइटर हैं, राइटर ऑफ फिल्म्स, बुक्स, कुछ जैसे मैं सुबह से अनजानी गाना मेरे को दिमाग में आ रहा है, तो शी हैज़ रिटन अनजानी के पटकथा, कहानी विच वॉज माई फेवरेट फिल्म, इलीगल जस्टिस, एंड 2 books to her credit, ऑलमोस्ट सिंगल एंड ऑलमोस्ट देयर। हमारे साथ दूसरी वरिष्ठ महिला साहित्यकार हैं मनीषा कुलशेष जी। उनकी वो 30 साल से, कल से मेरी उनसे जब बातचीत हो रही थी तो बताया कि 30 साल से वो लिख रही हैं, अनेक विषयों पे लिख रही हैं, और उन्होंने ख़ास करके मुझे बोला है कि मैं सिर्फ महिलाओं पे नहीं लिखती, बिकॉज़ अगर महिलाओं पे हम लोग लिखते हैं तो हम उनको कहीं ना कहीं मुख्य धारा से अलग कर रहे हैं। तो स्पेशल महिलाओं पे ना लिख के एक संपूर्ण परिस्थितियों और मानवता पे लिखते हैं। तो उनकी कुछ कठपुतली, बौनी होती परछाई, ये उनकी कृतियां हैं, और भी बहुत सारी हैं, बट आई चोज टू राइट 2 of them। हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार हैं कश्मीर से शमा कौल जी, और वो शमा कौल जी, और आप जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने बताया कि वो जब 5वीं कक्षा में थी तो उन्होंने पहली अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर किया, कविता लिख के अपना, शी हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन राइटिंग। तो उनकी कुछ कृतियां हैं, दर्दपुर, उन दिनों कश्मीर, और एक जगह मैं जब पढ़ रही थी तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि मेरा साहित्य अश्रुधारा से लिखा गया है, स्याही से नहीं। तो मैं इस पे ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी इस वार्ता के दौरान। जब हम नारी वंदन की बात करते हैं तो उसमें निहित महिलाओं का सम्मान, उनकी गरिमा, उनका योगदान, सशक्तिकरण, नारीवाद, महिलाओं की अधिकारों को जोड़कर देखते हैं। तो जब मेरे पास ये टॉपिक आया साहित्य में नारी वंदन, तो मैंने उसको देखा साहित्य, बिकॉज कल हम जब बात कर रहे थे पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी जी ने बोला कि साहित्य समग्र मानवता के हित के लिए है, और फिर हमने देखा उसमें नारी, तो नारी की जब हम बात करते हैं तो एक बेचारी अश्रुपूर्ण नारी हमारे सामने आती है जिसके हक छीन ले गए हों, जो बहुत बेचारगी में है। और फिर आता है वंदन। तो जब वंदन आया तो नारी वंदन से थोड़ा सा मुझे परहेज ऐसा हुआ कि हमें वंदन चाहिए
या सशक्तिकरण चाहिए। ये दो अलग अलग पहलू हैं। हमें बैलेंस चाहिए या इक्विटी चाहिए, क्या चाहिए, हम उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वो है हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार हैं। तो आज हम जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक योगदान और पूरी क्षमता के साथ अधिकारों को जीने की स्वतंत्रता, लिंग समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो जब आज हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य सिर्फ एक शब्द ना हो के हम लोग मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक पहलू उसमें होता है, और आर्थिक स्वास्थ्य। इसमें मैं आज की परिचर्चा को शुरू करने से पहले मैं जस्ट अमृता प्रीतम की मैं कुछ लाइनें लिख कर लेकर आई हूँ। एक बात कहूँ, रांझे की हीर नहीं हूँ, ना मैं कन्हैया की राधा हूँ, मैं खुद अपनी ही पहचान हूँ, और पहचान मेरे शब्दों से झलकती है, मेरी पहचान मेरे शब्दों से झलकती है। और महादेवी वर्मा जी का भी एक मैंने लिख के लाया, मैं नीर भरे दुख की बदली, मैं जीवन की कश्मकश में खोई, फिर भी मैं शक्ति की मिसाल हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपना आज का वक्तव्य वार्ता को शुरू करती हूँ। और पहला प्रश्न मेरा अद्वैता काला जी से है, क्योंकि आपने फिल्मों में भी लेखन किया है, आपने राइटिंग भी की है, मतलब आपका नॉवल, 2 नॉवेल्स छप चुके हैं। जब आप OTT प्लेटफॉर्म में, आपने कल एक रेफरेंस भी दिया था पीयूष मिश्रा जी को कि मैंने आपको लिखा है, OTT प्लेटफॉर्म की भी बात आजकल बहुत हो रही है कि नेटफ्लिक्स और किस तरीके से सोशल मीडिया हावी है। तो उसमें जब आप महिलाओं के चित्रण की बात करती हैं तो आप उसको कैसे देखती हैं, और वो कैसे निकल कर या उभर कर आया है, और अगर आया है तो कैसे आया है, और नहीं आया है तो क्यों नहीं आ पा रहा है? पहले तो धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और मैं जागरण का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, दैनिक जागरण का, जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस मंच पे। और एक बात आप भूल गई मेरे बारे में कि मैं उत्तराखंड की हूँ और मेरी पैदाइशी देहरादून में है, मेरा गांव है सुमाड़ी जो पौड़ी गढ़वाल में है, तो हम सुमाड़ी के काला हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं उत्तराखंड आती हूँ। और आई थिंक थैंक यू फॉर दोज कोट्स महादेवी वर्मा जी की और अमृता प्रीतम की। और मैं कहने वाली थी कि आप पुरुष लेखकों का भी कोट आप कर सकती थी, क्योंकि ये अलग बात ज़्यादातर मेल बैस्टियन में दिखता है कि ये विमेंस फिक्शन है और ये मेंस फिक्शन है, और अगर विमेंस फिक्शन है तो उतना सीरियस नहीं होगा। मैं सही कह रही हूँ, है ना? उतना सीरियस नहीं होगा। तो मुझे याद है जब मेरी पहली किताब प्रकाशित हुई थी 2007 में, तब से मैं कर रही हूँ आई एम सिटिंग विद 2 लेजेंड्स, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर मैं बस बताना चाहती हूँ कि इन द प्रेजेंट टाइम कैसा एवोल्यूशन हुआ है ये कुछ 10-15 साल में। तो मैंने जब 2007 में किताब लिखी तो मैं एक कार्यक्रम में गई किताब के प्रकाशन होने से पहले। दिल्ली में बहुत हमारे पब्लिशर्स होते हैं, तो उन्होंने मुझे एक बुक लॉन्च पे बुलाया। तो उस समय एक काफ़ी नामी राइटर थे, मेल राइटर, जो बहुत उनकी बहुत चर्चा होती थी, लिटरेरी फिक्शन में उनका बहुत बड़ा नाम था, और मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया गया। तो मेरी एडिटर ने कहा कि ये अद्वैता काला है और इनकी किताब हम छाप रहे हैं। तो वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गया। उसने कहा अच्छा, हाउ नाइस, हाउ गुड टू मीट यू एंड ऑल। तो वो पोलाइट टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन की, और फिर मेरी एडिटर ने कहा कि शी इज़ राइटिंग चिकलेट। वो जो जॉनरा का नाम था उसको चिकलेट बुलाते थे। सो आई सॉ द चेंज इन हिज एक्सप्रेशन। सडनली मैं राइटर से पता नहीं क्या बन गई, जो वो ग्लेज्ड लुक आ गया कि अरे क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरी किताब प्रकाशित हुई और इट सोल्ड मोर देन 250,000 कॉपीज़। उनकी पता नहीं कितनी बिकी, मेरी उतनी बुकी, और अमेरिका में, फ्रांस में, सब जगह प्रकाशित हुई। पर वो एक चीज़ मेरे दिमाग में टिकी रही कि वो रिएक्शन क्या था। और फिर जब मेरी फिल्म कहानी आई तो वही लोग जो चिकलेट कह रहे थे, जब फिल्म कहानी आई तो फिर थीसिस लिखे गए
कि ये फेमिनिज्म की इनंसिएशन है, और मैंने सोचा कि सी हाउ फ्लिपेंट दीज डेफिनेशंस आर, कि एक ही व्यक्ति, एक ही राइटर, एक चीज़ आपने डिसमिस कर दी चिकलेट कह के, और दूसरी चीज़ आप कह रहे ये तो बड़ी फेमिनिज्म की बड़ी कहानी है, ये है। तो तब से मैंने सोचा कि महिला अगर लेखक हो या किरदार हो या कुछ भी हो पब्लिक डोमेन में, आपको रियली अपने कान बंद करके आगे चलना चाहिए। सो ये दिस इज़ जस्ट माय ओपनिंग रिमार्क्स। एंड इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जो बात चल रही थी कि स्त्री वंदन या स्त्री लेखन पे अक्सर हिंदी साहित्य में बातें होती हैं और हमेशा अलग से मंच दे दिया जाता है हम लोगों को, तो मैं जागरण संवादी की आभारी भी हूँ, लेकिन मैं आगे चाहूँगी कि एक कॉमन पैनल हो जिसमें केवल स्त्री लेखन पे बात ना हो, क्योंकि जब बात चल रही थी वैचारिकी के आका लोगों ने किस तरह से दलित लेखन को मुख्य धारा से अलग किया, किस तरह से स्त्री लेखन को मुख्य धारा से अलग किया, जाओ उधर जाके खेलो। बचपन में हम खेलते थे ना, बड़े बच्चे अलग खेल रहे हैं, छोटे बच्चे अलग खेल रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात में एक षड्यंत्र नज़र आता है कि स्त्री लेखन करके आपको अलग खेलने के लिए भेज दिया जाता है। तो मैं हमेशा इस बात का विरोध करती हूँ, और मैं अक्सर जहाँ भी इस तरह के आयोजन होते हैं कि जहाँ स्त्री लेखन को अलग करके, मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि स्त्री लेखन पे भी अगर बात हो तो मिक्स्ड पैनल हो, उसमें पुरुष भी हो, तो बात थोड़ी अलग हो जाती है। तो बात स्त्री वंदन की शुरू होती है, तो मैं महादेवी वर्मा से बात शुरू करना चाहूँगी। महादेवी वर्मा ने सबसे पहले इस तथाकथित वंदन के परिप्रेक्ष्य में श्रृंखला की कड़ियाँ लिखा था। उन्होंने भारतीय स्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में लिखा था कि अगर वे चाहें तो अपने अस्तित्व को अपनी सजगता से कहीं तक भी ले जा सकती हैं, लेकिन ये जो उनके अधिकारों की मांग है, ये अधिकारों की मांग भिक्षा से भी नहीं मिल सकती और छीन कर भी नहीं मिल सकती। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं विचार प्रकट करके मिल सकती है, अभिव्यक्त करके मिल सकती है, और एक संतुलन के साथ मिल सकती है। तो बात थोड़ी आगे हो गई, हमने थोड़ा छीनना सीखा, उन्होंने थोड़ा देना सीखा, तो इस तरह से बात आगे बढ़ी। मैं बहुत से अपने परिवार में, अपने दोस्तों में ऐसे पुरुषों को जानती हूँ जो खुद फेमिनिस्ट हैं, और बात यहीं से शुरू होती है कि इस पैनल में अगर स्त्री वंदन की बात हो रही थी तो किसी फेमिनिस्ट पुरुष को भी होना चाहिए था, तो बात बहुत संतुलित हो जाती। तो जब ये साहित्य का स्त्री वंदन बात होती है, तो मेरी आज भी यही आग्रह होता है कि प्लीज़ हमारे लिए अलग गोला मत बनाइए। मैंने भी पॉलिटिकल उपन्यास लिखा है, पहला ही उपन्यास पॉलिटिकल था, तो मुझे लगता है कि स्त्री वंदन की जगह एक स्वीकार्य वो ज़्यादा हमें ज़रूरी लगता है कि एक इक्वालिटी के बैकग्राउंड में या एक इक्वालिटी के लेवल पे हम लोगों को स्वीकार किया जाए। हमें वंदन नहीं चाहिए, हमें साथ चाहिए। सो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है जैसे हम मॉल में जाते हैं, विमेन सेक्शन, मेन सेक्शन, तो वो जैसे अद्वैता जी ने बोला, और जैसे कवर, बुक कवर का डिजाइन भी पिंक होगा, फूल होगा उस पे। और मैं भी कल से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जितने पैनल्स हुए हैं, या आइदर दे आर ऑल मेन, दिस इज ऑल विमेन, उनको मैनल कहते हैं, फॉर उनको मैनल कहते हैं, पैनल नहीं। पैनल या सो उसमें एक्सेप्ट फॉर वन जो योगेन मिश्रा जी के साथ आपका हुआ था, तो वो, बट देन यू वर डिस्कसिंग गुलजार, राइट? तो लेकिन मैं लता जी को भी ले आई बीच में। तो बिल्कुल सही। अब मैं इसी उस पे विचार जानना चाहूँगी क्षमा जी का। तो विदुषियों ने जो स्त्रियों को लेकर कहा, मैं थोड़ा सा उसमें ही जोड़ूंगी। मनीषा जी से मेरा पूरा सहमति है मेरी, मैं इत्तेफाक शब्द से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, मैं सहमति बोलूँगी। मगर मैं जो बात शुरू करूँगी यहाँ, वो ये, जैसे हमारे देश में फेक सेकुलरिज्म आया, वैसे ही फेक फेमिनिज्म भी आया, और जिसने इस देश की तबाही करके ही रखी।
अब बहुत स्त्री लेखिकाएं बोलती है कि भाई स्त्री वंश की विमर्श क्या है और ये हमको अलग क्यों किया गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे आदि दुनिया से भी, आदि दुनिया एक जुमला है जो शायद पता नहीं जागरण में छपता है या नहीं, उसी नाम से किस में छपता है। आदि दुनिया को काटो। खैर ये मैंने कहा, मैं भूल गई। मैं पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ दैनिक जागरण का, जिन्होंने मुझे बुलाया। मैं थोड़ा इनफॉर्मल मोड में ही रहती हूँ, मुझे इसके लिए क्षमा करें। तो ये जो पूरा किस्सा ही है, इसको ज़रा आदि से देखिए। भगवान शिव से बढ़कर हमारे यहाँ फेमिनिस्ट कौन थे? हमारी तो ये समस्या ही नहीं है। जो पूरा तंत्रालोक आप पढ़िए, तंत्र की कोई किताब पढ़िए, शैव आगम का कुछ भी पढ़िए, वो इतना आधुनिक है, इतना नवीन है, आपके रोंगटे, आपके आंखों में आंसू आएंगे कि मैं क्या प्री हिस्टोरिक कुछ पढ़ रहा हूँ, दर्शन पढ़ रहा हूँ, जीवन पढ़ रहे हो आप। और क्या बोलते हैं शिव बार बार? 36 तत्वों का विवेचन करते करते हर जगह विराम देते हैं वो। ये तो ठीक है पार्वती, ये वाली पद्धति, वो वाली पद्धति, ये योग, वो भोग, मगर अंततः तुम ही ब्रह्मांड हो, मैं नहीं हूं। हे सुमुखी, हे सुमुखी, हे पार्वती, हे सुकोमला, हे अपराजिता, तुम ही सब कुछ हो, मैं हूं ही नहीं कुछ। जब सीता जाती है राम को त्याग कर गर्भवती अवस्था में, क्या वो राम निकालते हैं? ये भ्रम है। सीता जाती है, स्वयं जाती है, उसे अपनी भी परीक्षा लेनी है और आत्म जो स्वाभिमान है, स्वाभिमान जो है उसकी स्थापना करनी है। आज भी सब लोग रो रहे हैं भाई सीता को मनाओ, अयोध्या तब तक नहीं दुरुस्त हो सकती है। ये हमारी स्त्री की गाथा है, ये हमारा स्त्री का आदि है और इसी आदि को देखना है। ये जो फेक फेमिनिज्म आया है वेस्ट से और इसे हम पर लादा गया और इस पर फिर राजनीति, इसको राजनीतिक भी बनाया गया, इसने हमें बर्बाद करके रखा, हमारी स्त्रियों को। मैं जोधपुर में अब देखिए, मनीषा जी ने बोला कि हमको आप एक स्त्री पैनल बना के अलग से कराते हैं चर्चा। आपको भी अनुभव होगा कि हम गए भी थे इंदौर में, स्त्रियों का अलग से सम्मेलन भी होता है, स्त्री लेखिकाएं। अभी जो बात कर रहे थे विवेक जी, सब लोग समाज और उपन्यासों के बारे में, मेरा मन हो रहा था कि मैं भी थोड़ा इसमें शामिल हो जाऊं। यार हमारे भी उपन्यास है जो स्त्री को लेकर नहीं, या पूरे समाज, पूरे भारत को लेकर, भारतीय परिदृश्य को लेकर, भारतीय राजनीति, भारतीय सामाजिक दशा, दुर्दशा को लेकर है। उन पर बात करो और पुरुषों के साथ बैठकर क्यों अलग करके रखा है। और हमने भी इसमें अच्छी आहुतियाँ दी है। यानी स्त्री जब कविता लिखेगी तो ऐसा होता है, मैंने अक्सर देखा है, स्त्री की पीड़ा क्या है तेरी पीड़ा, इससे बड़ी पीड़ा पुरुष भोगता है, जाके देख। तो हमें भी परहेज करना चाहिए इस तरह का। क्यों ऐसा हमें अभी भी बात हो रही थी कि बिकेगा भी यही जो फेक सेकुलरिज्म के ढांचे में लिखेगा, खांचे में लिखेगा, और जो फेक फेमिनिज्म के खांचे में लिखेगा। एक तो वो बिकेगा और उसका यश भी फैलेगा। अगर अब लोक की बात आ रही थी ना, अगर आपको सचमुच सच्चा कंटेंट को प्रसिद्धि मिलेगी, वो लोक ही देगा। वो भीतर से एक अंतर्धारा चलती है लोक में, जो जानते होते हैं कौन सी किताब वास्तव में पढ़नी चाहिए, कौन सी किताब हमें वास्तव में प्रकाशमान करेगी, एनलाइटन करेगी। तो ये जो स्त्री वाला वंदन की बात करी गई,
वंदन तो दैनिक जागरण का दिया हुआ शब्द है मनीषा जी। हम सशक्तिकरण चाहते हैं, आप सही कह रही हैं, लेकिन आप ये कैसे चाहते हैं? भारतीयता के उसमें हम तो शक्तियां ही तो है, हमें क्या सशक्तिकरण है? बात यही है कि हम जहाँ से डिरेल हुई हैं, हम जहाँ से हमने अपने ट्रैक को खोया है, छोड़ा है, उस ट्रैक पे हमें आना है। आप इसे बहुत दार्शनिक मत समझ रहे होंगे, समझिए, दर्शन जीवन से कोई कटा नहीं है, वो अलग कोई भला नहीं है। दर्शन और जीवन जब तक आप अपने जीवन परिवार में भी रखते हो ना साथ साथ, तभी परिवार बहुत अच्छा चलता है आपको। लेकिन ये पता नहीं होता है कि इस समय आपने दर्शन का सहारा लिया, इस समय आपने संसार का सहारा लिया। इन दोनों को मिक्स करके ही एक आदर्श जीवन जिया जा सकता है। दर्शन आपसे विलग नहीं है, इसलिए दर्शन पे आइए, अध्यात्म पे आइए। हमारे पास बहुत अच्छी आध्यात्मिक परंपराएं हैं और उन्हें हमने छोड़ा है। वो उनको हम अब शिक्षा तंत्र भी इसमें बहुत बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है कि हमको काटा गया है। वहाँ से हमारा इतिहास शुरू किया गया जहाँ से हम गुलाम हो गए। और कहाँ किसने हमारी दुर्दशा की? इस्लाम के आक्रमण ने और क्रिश्चियनिटी के आधिपत्य ने, अंग्रेज़ों के, इन दोनों ने। जब से पूरा 1000 साल हो गया है, हम कहीं अपने में नहीं है, हम 100 में नहीं है, हम वी आर नॉट इन ओन्स, हम स्वयं में नहीं है। चाहे पुरुष भी हो, अब पुरुष की बात ज़्यादा नहीं की जाती है क्योंकि शायद उसको छूट दी जाती है। और स्त्री अपनी नीचे पैरों के नीचे जगह घेरती है। इस्लाम का उसूल ही है 3 चीज़ों पे आक्रमण करो, ज़र, ज़मीन और जन। जन हो गई जनाना। क्यों? एक स्त्री घर बनाती है, उसको वो अपने नीचे स्थान घेरती है हॉरिज़ॉन्टली। दे कन्वर्ट दैट लैंड ऑल्सो, उस भूमि को भी वो कन्वर्ट कर देते हैं, तो पूरी दुर्दशा हो जाती है। और फिर राज्य भी अगर उसमें शामिल हो तो बहुत खतरे की बात होती है। ये अभी कुछ वर्षों से एक चेंज आया है हमारे भारत में, बहुत चेंज आया है और हम बात कर पा रहे हैं। वरना हम कश्मीर के हिंदू थे तो हम तो एकदम नेचुरली कम्युनल भी थे, नेचुरली क्रिमिनल भी थे, जबकि इस्लाम की क्रिमिनलिटी ने हमारा जिनोसाइड कर दिया। तो ये स्त्री की जो अगर बात करनी है तो बड़े तत्व से, नारी तत्व को समझिए। मैं नारियों से ही ये भी निवेदन करूंगी, पुरुषों से नहीं। पुरुष हमें बहुत इज्जत देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं कुछ होता है तो कुछ होता है, उसमें क्या कर सकते हैं आप? हम ऐसे जीवन में जी रहे हैं, लेकिन सजग नारियों को चाहिए अपने अंदर चिंतन पैदा करें और ये जाने कि हम कौन हैं। हम अपने परिचय से परिचित नहीं हैं। ये मेरा कहना बता देना चाहती हूँ कि हमारी जो वरिष्ठ साहित्यकार शमा कौल हैं, वो कश्मीर से हैं और उनकी 2 नॉवल जो जैसे दर्दपुर और उन दिनों कश्मीर, वो उनका दर्द झलक रहा है और हम आपकी संवेदनाओं की को रिस्पेक्ट करते हैं मैम। मैं नहीं, एक मिनट, ये गलतफहमी हर जगह हो जाती है कि मैं अपना दर्द नहीं छलका रही हूँ मेरी बहन, बिल्कुल नहीं। मेरा दर्द ये सबका दर्द है, ये हर एक का दर्द। इस्लाम का आक्रमण कहाँ नहीं हुआ है, कहाँ नहीं हो रहा है? इसी उत्तराखंड में देखिए, मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ और बहुत भयंकर हालत है इस समय। जागिए, मेरा कोई दर्द नहीं है। आप ये जानिए कि अगर जब जागा तभी सवेरा, मैं जागी हुई हूँ। मैं चाहूंगी आप जागो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मेरा दर्द नहीं है, आपके दर्द को बोल रही हूँ, समझे आप? जी जी जी। तो ये बात है। बाकी हुआ जो मुझे और भी बात कहनी है, जैसे आज फेमिनिज्म के नाम पे कुछ सेक्स वाली बातें भी लिखी जाती है, वो उसको बोल्ड कहा जाता है। अरे बोल्ड वो है जो सच लिखे, जो देश की बात लिखे, देश की परेशानी को लिखे,
वो बोल्ड है, जो बोल्ड वो है जो पुरस्कार की चिंता न करे, जो ये चिंता न करे कि मुझे ही मैं विक्टिम हूँ और मुझे ही कल्प्रिट माना जाएगा। इन चीज़ों की ये चिंता न करे मैं बेस्ट सेलर बनूंगा या नहीं बनूंगा, लेकिन सच लिखे। ये महासाहस योग है जो लेखक में होना चाहिए। महामाहेश्वर अभिनव गुप्त अपनी तंत्रालोक में एक योग की बात करते हैं, जैसे कृष्ण भगवत गीता में करते हैं योगों की बात, कर्म योग, वो महासाहस योग की बात करते हैं। भगवान अभिनव गुप्त महामाहेश्वर बोलते हैं महासाहस योग। महासाहस योग एक लेखक में होना जरूरी है। अभी कहते थे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। वो क्या करता है? वो समय की डॉक्यूमेंटेशन करता है, जो आपके भविष्य तक, अगर आप इस उन्हीं वो जो बहुत ही घटिया, जो सेक्सवादी लिखा जाता है, अगर वो आप लिख कर रखते हैं, भविष्य हम पर थूकेगा और कोई वहाँ से कोई दिशा नहीं, और वो बोल्डनेस नहीं है। मैं आपको हाथ जोड़कर कहती हूँ, उसे बोल्ड कहना बंद करिए, वो व्यभिचार है। बोल्ड वही है, बोल्डनेस वही है जहां आप सच लिखते हैं, जमीन का सच, राजनीति का सच, लोगों का सच, समाज का सच, शत्रुबोध होने का आप प्रसार करते हैं, अतः आप लेखक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा ही बह गई। मैं अद्विता आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आपने 2 नॉवेल्स लिखे हैं, ऑलमोस्ट सिंगल एंड ऑलमोस्ट देयर। तो आपने जब आप उसमें साहित्यिक उसमें जब आप महिलाओं का चित्रण करती हैं या फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में लिखती हैं, उनकी वॉइसेस के एक्सप्रेशंस के बारे में जब आप अपने नॉवेल्स में लिखती हैं, तो क्या वो समसामयिक होते हैं, मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यूज से प्रेरित होते हैं? और अगर आप साहित्यिक पन्नों पर जब आप महिलाओं का चित्रण कर रही हैं, तो क्या वो आजकल के सामाजिक परिवेश और दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित कर रहा है? See, I think मेरी जो लेखनी की जर्नी हुई है वो काफ़ी थोड़ी बहुत अलग है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं एक ऐसी राइटर हूँ जिसने किताबें लिखी हैं, जिसने फिल्में लिखी हैं, जिसने टीवी सीरियल लिखा है स्टार प्लस पे, और जिसने OTT पे भी लिखा है। तो ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। एंड व्हेन आई मीन बाय लैंग्वेज, आई मीन इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग वो नॉवल से बहुत अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटीरियर मोनोलॉग लीजिए, और कहानी फिल्म की जो कहानी थी उसमें वो इंटीरियर मोनोलॉग वाला टूल बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर हुआ इन द नॉवल फॉर्मेट। पर जब आप उसको स्क्रीन पे दर्शाते हैं, देन द इंटीरियर मोनोलॉग इज ऑफ कोर्स इट्स अ गेम ऑफ शो डोंट टेल। पर किताबों में यू टेल, यू डोंट शो। तो ये अलग अलग यू नो, बिकॉज द ट्रांसलेशन एंड द विजुअलाइजेशन राइट्स लाइव विथ द रीडर in a novel. But I think जो interesting चीज़ जो मैंने देखी है कि जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी 2007 में, जब वो प्रकाशित हुई, I was of course still in my 20s. तो उस समय प्री ऑक्यूपेशंस बहुत अलग थे। मुझे वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी कि आज मेरी दौर की, मेरी पीढ़ी की महिलाएं, खासकर कि क्योंकि हमारे जो हमसे पहले जो महिलाएं आई 80 के दशक की हों या 90 की दशक की हों, जो घर से बाहर निकल रही थी, काम कर रही थी, कॉर्पोरेट इंडिया में थी, सरकारी नौकरियों में थी, उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया, उन्होंने बहुत दरवाजे हमारे लिए खोले। तो जब मेरी पीढ़ी आई इनटू दिस मेन फ्रेम 2000s में, जब हम भी नौकरियां शुरू की और बाहर निकले, मुझे ये कुछ थोड़ा सा वो स्ट्रगल लगा कि हम ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, जो हम मॉडर्निटी कहते हैं, उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मुझे लगता है कि अर्बन सेटिंग में ज़्यादातर और
तब में 2007 में भी और अब में भी बहुत अंतर आ गया है। अब हमारे जो हम टियर 2 सिटीज़ कहते हैं वो काफ़ी आगे निकल गए हैं और ज़्यादा अंतर नहीं मिलता। अगर आप गुड़गांव और देहरादून को ही कंपेयर कर ले, आप देखेंगे कि जो सुविधाएं आपको गुड़गांव में मिलेंगी वो आपको देहरादून में भी मिलेंगी, और एक्सपोजर भी इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जो चैलेंज जो मुझे 2007 में लगा बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न, मुझे लग रहा है कि वो चैलेंज अब के हिसाब से महिलाओं के लिए कम हुआ है, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। और मैं शमा जी के साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जो फेमिनिज्म को जो हम आंख बंद करके इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने बिल्कुल आ गई हैं, और मैंने नहीं सोचा कि इतनी जल्दी आ जाएंगी। क्योंकि अगर आप आजकल पश्चिम देशों में देखें क्या हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट एन इरेजर ऑफ विमेन जो चल रहा है वहाँ पे। आपने सुर्खियों में देखा होगा कि स्विमिंग कंपटीशन होता है या एथलेटिक कंपटीशन होता है, और उसमें पुरुष महिलाओं के उसमें भाग ले रहे हैं। यू नो, दे आर पार्टिसिपेटिंग एज विमेन बिकॉज दे आइडेंटिफाई एज विमेन। वो ट्रांस हैं, उन्होंने जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कर दी है, दे डोंट आइडेंटिफाई एज अ मैन, एंड सडनली वो आपके स्विमिंग उसमें हैं, दे वांट टू कम इनटू योर वॉशरूम्स, इनटू योर रेस्टरूम, और अगर आप उनको अंदर नहीं आने दो तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो महिलाओं पे एक अलग सॉर्ट ऑफ वार चल रहा है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ पोस्ट फेमिनिस्ट रियलिटी, कि जब अब तक महिलाएं लड़ रही थी कि हम इक्वल हैं, अब हमें कहना पड़ रहा है कि देखिए हम अलग हैं, बायोलॉजिकली ही सही, पर हम अलग हैं, हम पुरुष नहीं हैं और पुरुष हम नहीं बन सकते। यू कैन आइडेंटिफाई एज वॉट एवर यू वॉन्ट, वो आपकी आइडेंटिटी है, पर आपकी बायोलॉजी तो अलग ही रहेगी ना। तो ये एक अजीब सा अगला फेज शुरू हो गया है। तो मुझे लग रहा है जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो ज्ञान है when it comes to women, and I agree with शमा जी, I mean हमारा जो 1000 साल का जो निकला ये you know इस्लामिक mindset plus Victorian propriety when it came to women and conduct, इससे बहुत पीछे रह गए हम। क्योंकि अगर आप वेद पढ़ें तो उसमें महिलाओं का दर्जा तो अलग ही था। अर्धनारीश्वर, वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। हमारा अर्धनारीश्वर वाला था। मैं अद्वैता की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी, जो शमा जी की भी बात का आगे का वो है। मेरा उपन्यास है पंचकन्या, तो वो इसी बात को उठाता है कि हमें पश्चिम से आयात करने की ज़रूरत नहीं थी स्त्री विमर्श को, वो हमारे यहाँ पहले से था। पंचकन्याओं के बारे में श्लोक है कि इन पंचकन्याओं के प्रातः स्मरण मात्र से किसी भी मनुष्य के पाप धुल सकते हैं। और आप यकीन करेंगे कि वो पंचकन्याएं कौन थी? तारा, कुंती, मंदोदरी, अहिल्या और द्रौपदी, जिनके एक से अधिक पुरुष प्रेमी थे, पति थे। और इस सब के पीछे जो विमर्श की बात उठती है, जो वर्जिनिटी है वो केवल दैहिक नहीं होती है। वहाँ द्रौपदी 5 पुरुषों की पत्नी होते हुए भी अपने आप में एक इंडिविजुअलिटी को का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वो कन्याएं हैं। तो ये फेमिनिज्म की जो ये परिभाषा थी कि आप पुरुषों से घिरे होकर भी आप अपना एक अस्तित्व एक दीप शिखा की तरह जलाए रख सकते हैं, तो वो असली फेमिनिज्म है। वो हमारे पुराणों में पहले से था। तो ये बात मैंने अपने उपन्यास में नई स्त्रियों के संदर्भ में लाकर लिखने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि हमारा पैनल इस बात पे चारों इस बात पे सहमत है कि हमें पाश्चात्य फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फ्रेंच जो स्थितियां हैं वो अलग हैं, साउथ अफ्रीकन स्थितियां अलग है। इस संदर्भ में मैं एलिस वॉकर की बात करूंगी। वो भी कहती हैं कि जो फेमिनिज्म है उसको वो वुमेनिज्म से रिप्लेस करना चाहेंगी, क्योंकि वुमेनिज्म क्या है? जब आप अपनी देह को उसके कॉन्टूर्स के साथ, उसकी समस्याओं के साथ, उसकी नाजुकी के साथ, जैसे कि अद्वैता कह रही थी कि जो फेमिनिज्म का जो टिपिकल वाला विमर्श था वो हमारे ऊपर काउंटर अटैक बन के आ रहा है। तो एलिस वॉकर यही कहती हैं
कि फेमिनिज्म की जगह मैं वुमेनिज्म करूँगी। मुझे नाचना पसंद है, मुझे श्रृंगार पसंद है, मुझे अपनी कोमलता पसंद है। तो मैं, क्योंकि हर जगह, अगर उत्तराखंड है, वहाँ की स्त्री इतनी श्रमशील है, कोई पुरुष किसी और दिल्ली का भी नहीं होगा जितनी कि यहाँ पे स्त्री सशक्त है। तो दरअसल हमें हर क्षेत्र का अपना फेमिनिज्म होता है, हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती है और उनके लिए उनके हर तरह के अधिकार अलग तरह से पोर्ट्रे होते हैं। बिल्कुल मनीषा जी, मेरे को याद है एक बार मैं 2008 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई थी एक पेपर प्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने वहाँ कह दिया कि वेस्टर्न फेमिनिज्म अलग है और ईस्टर्न फेमिनिज्म अलग है। तो सब लोग मेरे ऊपर टूट कर आ गए कि हाउ इट कैन बी डिफरेंट। मैंने कहा देखिए आपके पास बेस, हाँ बिल्कुल। सो उसमें मैंने यही बोला कि हम लोग के लिए फेमिनिज्म इज गोइंग टू स्कूल इज लाइक इज वुमेन पावर। लाइक अगर मेरे को राइट टू एजुकेशन मिल रहा है तो मेरे लिए वुमेन पावर है। आपको तो मिल रहा है, सरकार आपको दे रही है आप अप टिल क्लास 12th, तो आपके लिए वो लड़ाई नहीं है। अगर हमारे नल में पानी आ रहा है अगर हिंदुस्तान में, तो वो उनके लिए पावर है, वो दैट इज़ एम्पावरमेंट। अगर उनके पास इफ़ दे आर एबल विमेन अपने घर में अपने बच्चों के लिए खाना टेबल पे लगा सकती हैं तो वो उनके लिए एम्पावरमेंट है। तो ये बहुत डिफरेंट है दैन, मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे अलग शायद वो जानी जाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि एवरीथिंग डेली रूटीन में जो हम अपना काम कर पा रहे हैं और उसको बहुत बिना किसी परेशानी के मेरे को वो सहूलियतें मिल रही है और मैं उसको वो एफ़र्ट करने की मेरे को लिबर्टीज़ हैं कि मैं एफ़र्ट करके अपने काम कर पाऊँ और मैं अपनी आइडेंटिटी को कर पाऊँ अपने एज अ मदर, एज अ आई एम आइडेंटिफाइड। मैंने उनको बोला आई एम ओवर आइडेंटिफाइड। मैं किसी की चाची, किसी की मामी, किसी की भाभी हूँ, मेरे को आइडेंटिटी की इतनी ज़रूरत ऐसी नहीं है एंड स्टिल आई एम एम्पावर्ड। तो ये मेरा तबका मेरे को लगा कि मैं आपको शेयर करूँ यहाँ पर कि उन्होंने मतलब लाइक आई वाज like ripped open like by those scholars there, but then I kept on thinking और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताती हूँ कि ईस्टर्न फेमिनिज्म और वेस्टर्न फेमिनिज्म में क्या डिफरेंस है, उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। इसी में मेरे को एक भारती मुखर्जी जो एमिनेंट इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने ये तो कह दिया कि आई एम नॉट एन अमेरिकन इंडियन अमेरिकन राइटर, आई एम एन अमेरिकन राइटर, लेकिन वो पूरे टाइम उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाए रखा है। लाइक शी वोर अ साड़ी विद प्राइड एंड अ बिग बिंदी ऑन हर फोरहेड एंड अदर थिंग्स द ट्रोप्स ऑफ दैट कल्चरल आइडेंटिटीज़ जो उनकी थी। तो इस तरीके से हम अपनी आइडेंटिटी को, जैसे आपने बोला कि उसको हम करते हैं। शबा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में जब आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में महिलाओं के पात्रों को परिलक्षित करते हैं, तो क्या साहित्य में पारंपरिक भूमिकाएं और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच में संघर्ष दिखाया जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि महिलाओं की बदलती भूमिका है और उनके जीवन में आ रहे बदलाव, जैसे क्योंकि आप एंशिएंट उसको भी एग्जाम्पल देती हैं, बदलावों को सही रूप से प्रस्तुत किया गया है? प्रस्तुत क्या मतलब, मैं समझी नहीं। जैसे आप अपने राइटिंग में, हम साहित्यकार अपने लेखन में विमेन जो और मतलब महिलाओं की बदलती भूमिका और उनके जीवन में आ रहे बदलावों को सही रूप से क्या वो प्रस्तुत कर पा रहे हैं, परिलक्षित कर पा रहे हैं? आप मेरी लेखनी को लेकर कह रहे हैं। देखिए, मैंने जब लिखा तो मैं बिल्कुल एज ए वुमेन आई वॉज एब्सेंट, आई वॉज नॉट ए वुमेन, आई वॉज नॉट, मैं लिंग से ऊपर हो गई थी। आई वॉज अ कश्मीरी पंडित, आई वॉज बोथ मैन एंड वुमेन बोथ, चिल्ड्रन भी हमारे। इसलिए मैं एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। उसमें आया होगा मेरा स्त्री रूप भी, क्योंकि स्त्री लिख रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक स्त्री लिख रही है। ये आप मेरी बात को पता नहीं समझ रही हैं या नहीं, कि मैं स्त्री लिख रही हूँ, मुझे इस बात का बोध नहीं था। मैं लिख रही हूँ, मुझे इतना ही बोध था, और मैं क्या लिख रही हूँ मुझे इसका बोध था।
ये पूरा होशो हवास था। मुझे कोई पढ़ेगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। मुझे क्या बोलेंगे कल, मुझे फांसी चढ़ेगी, मुझे फांसी लगेगी, मुझे ये चिंताएं नहीं थी। और मैं स्त्री नहीं थी उस समय। लेकिन मैंने अपने उपन्यास में जब मैंने देखा, मैंने ये पूरी तरह से कहा है, जो कि सच है, कि जो हमारा अगर कुछ जिनोसाइड के बाद भी अगर हम जिनोसाइड के सर्वाइवर्स हैं, इट्स बिकॉज ऑफ वुमेन ओनली। एक स्त्री ने ही हमारा समाज, अगर आप कश्मीरी पंडित को देख रहे हैं इस पूरे विश्व में कहीं भी, क्योंकि हम अब विश्व में बिखर गए हैं, उसके पीछे एक स्त्री का संघर्ष है, उस घर की गृहिणी का संघर्ष है। चाहे वो गांव की थी, चाहे वो अनपढ़ थी, चाहे वो कैसी भी थी, उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन उसको ये पता था कि अपना समाज, अपना परिवार, अपने बच्चे कैसे खड़ा करने हैं, इस महाविपत्ति में कैसा खड़ा करना है। एक जो पढ़ी लिखी थी उसकी मैं बात नहीं करूँ, वो तो विशेष थी ही, उन्होंने एक योगदान भी दिया, बहुत अच्छा योगदान दिया। लेकिन जो पूरी निरक्षरा थी, जो गांव की थी, जो गोबर समेटती थी, उन्होंने भी कमाल करके दिखाया। ये है शक्ति रूप स्त्री का, और ये भारतीय स्त्री ही कर सकती है। अब हम आएंगे, अभी बात कर रहे थे, अद्वैता जी ने कहा कि वेस्ट का फेमिनिज्म, या चेतना जी भी कह रही थी, वेस्ट में स्त्रियों ने बहुत झेला। और अच्छा, मेटिल्डा जैस्लिन है, एक बहुत बड़ी रिसर्चर है, मतलब मुझे उसकी रिसर्च के मामले में कोई मिसाल दूसरी नहीं मिलेगी, जिसने पूरे विश्व को प्री इस्लाम और प्री क्रिश्चियनिटी स्त्री की दृष्टि से देखा कि कैसे जी रही थी स्त्रियां, और उसने देश देश में ये देखा कि वो बहुत ही एम्पावर्ड थी, वो पूरी शक्तियां थी, वो बड़ी सम्मानित थी, उनका जीवन पूरा आनंदमय था, और उन्होंने उन समाजों को बनाया। और जो ही पहले क्रिश्चियनिटी आई और चर्च ने ख़त्म कर दिया हर जगह, चाहे अफ्रीका हो, चाहे आपकी मायन संस्कृति हो, चाहे इनका संस्कृति हो, कितनी तो संस्कृतियां मिटाई उसने, क्रिश्चियनिटी ने, और उसके बाद रही सही इस्लाम ने की। और वहाँ पर चर्च में तो उसे अपवित्र माना गया, ये नई ही धारणा आ गई। और उसका वेपन क्या था? विचार नहीं, हिंसा, जैसे इस्लाम का है, विचार नहीं, हिंसा। अब हिंसा से सब डरेंगे, हिंसा सब मरेंगे। तो यही चीज़ जो है, इसको बिल्कुल कमर्शलाइज किया, पॉलिटिक्साइज किया, और यही फेमिनिज्म फिर यहाँ ले आए। अरे कहाँ ले आ रहे हो? यहाँ कुलार्णव तंत्र है अभिनव गुप्त का, और वो आज भी चल रहा है। अभी जो नाम नहीं, नंदलाल भारती जी, बहुत उनका एक एक शब्द, एक एक वाक्य को, एक एक कोट था, मेरे लिए एक एक उदाहरण था कि हमारे खिलाफ साजिश की गई कि हमारे जो संयुक्त परिवार थे वो तोड़ने की। और संयुक्त परिवार क्या है? वही है कुलार्णव तंत्र, और उसी पे ये भारत खड़ा, ये पूरा विश्व। महामाहेश्वर अभिनव गुप्त कहते हैं कि ये धरती पहले भारत ही थी, और शिव के स्वातंत्र ने उसे फिर एक्सपैंड किया। और ये बहुत, तो साइंस भी बोलता है कि ये जो विश्व है एक्सपैंड हो गया है। तो ये जो मेटिल्डा जैस्लिन ने जो ये किया है रिसर्च, और पाया है, चाहे अफ्रीका, चाहे यूरोप, चाहे ग्रीस, कहाँ भी एक सनातन जैसी स्थिति थी, सनातन धर्म जैसी स्थिति थी, और बहुत अच्छी स्थिति थी स्त्री की, और जिसे बाद में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने मिटाया। तो ये एक चीज़ है जो पुष्टि करती है इस बात की कि हाँ, ये धरती पहले भारत ही थी, चाहे जहाँ तक भी थी, और इसके बाद ये आया। तो ये जो इस शिक्षा में अगर ये बातें कही जाएं तो कितना सुंदर हो। यहाँ तो अभी अभिनव गुप्त की बात कर रही हूँ, तो वो जो तंत्रा लोक का आरंभ करते हैं लिखना, पहले ही अनेक में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं
कि जो मैंने वो कोड भी लाया है कि जो योक्ता संवत्सरात् सिद्धिति इह पुंसां भयात्मना सा सिद्धि तत्व निष्ठानाम स्त्रीनाम द्वादशमी दिनै। जो भय युक्त और संशय युक्त पुरुष 1 साल में साधना करते हैं, सिद्ध 1 साल में साधना उनकी जो सिद्ध होती है, वही साधना निष्ठ होकर निष्ठा के साथ जो स्त्रियां करती है, वो सिर्फ 12 दिन में उनकी सिद्ध हो जाती। अब इससे बड़ा कंसेशन, इससे बड़ा सशक्तिकरण आपको कहाँ से मिलेगा? आप जस्ट राम का नाम लीजिए, आप तर जाएंगे, वो रह जाएंगे। तो ये, और यहाँ पर एक संकेत है कि पुरुष संशयात्मा है और भययुक्त भी है, और स्त्री सहज ही धर्मनिष्ठ है। ये संकेत तो देता है ना, जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो संकेत वही है। तो हमारे महाभारत के एक, क्या नाम है उसका, नल दमयंती में एक लाइन आती है, या सा दारा स विश्वास्या तस्मा दारा पराम गति। ये दमयंती बोलती है, जो स्त्री के साथ है वो पुरुष विश्वास है, इसलिए स्त्री पुरुष की परम गति है। ये भारतीयता है और कोई प्रश्न ही नहीं। स्त्री विमर्श तो इस तरह से कीजिए। और ज़रूरी है, मैं इस मंच से बड़े दूर तक बात चलती है, हमारी शिक्षा में ये ज़रूरी लाना है, क्योंकि ये तंत्र ही पूरा स्त्री केंद्रित है जो ब्रह्मांड का है। और जो लेखक का काम है ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ना, पूरे संविद से जोड़ना, तोड़ना नहीं, काटना नहीं। हम तो काटते, परिवार को भी फेमिनिज्म ने काटा है। शायद बोल रहे हैं कि छोड़ो मंच, तो मैं बंद करती हूँ। The floor is now open. अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो। नमस्कार। मेरा एक था कि महिला आरक्षण पर आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा लगा आपका सब सुन के, पर मैं जानना चाहती हूँ कि महिला आरक्षण पर आपके क्या विचार हैं? आप तीनों जो भी इसका जवाब दें। मैं तो साहित्य में भी महिलाओं का आरक्षण नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अलग जाकर खेलो जैसी कोई स्थिति नहीं होती। हम बांटना शुरू कर देते हैं, जैसे ही आरक्षण ने हमारे देश को बहुत बांटा है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि फिर हम अपनी जाति खंगालने लगते हैं, फिर अपना होना खंगालने लगते हैं, और वो जो एक वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना होती है वो कहीं पीछे छूट जाती है। तो जैसे हिंदी में भी स्त्री लेखन या फेमिनिज्म के नाम पे एक अलग से धारा चलती है, तो क्योंकि मैं लेखक हूँ तो मैं अपनी बात करूँगी। मुझे हिंदी साहित्य में ये स्त्री होने का आरक्षण या प्रिविलेज नहीं चाहिए, मुझे मुख्य धारा में शामिल होना है। इससे जुड़ी हुई एक और बात है, आरक्षण नहीं चाहते। अक्सर होता है कि बसेज में महिला सीट होती है आरक्षित, तो जब महिला सीट पे अगर कोई पुरुष बैठ जाता है तो उसमें फिर हमें आपत्ति क्यों होती है? मैं इसका जवाब दूं? मनीषा जी, आपके एक बात ज़रूरी कहनी है मुझे इस पूरी सभा में। देखिए, स्त्री और पुरुष फर्क तो है, काला जी ने भी इसकी ओर संकेत किया। हम शरीर की संरचना को क्यों भूलते हैं? हम आत्मा से एक है। पार्वती जब शिव से पूछती है कि मैं कौन हूं, मेरी क्या, बोलते तुम मैं ही हो। हमारी आत्मा एक ही है, लेकिन शरीर से हम अलग है। क्यों? हमारे शरीर में प्रकृति ने दायित्व अलग दिए हैं, पुरुष को अलग दिए हैं। तो उस शरीर की रक्षा के लिए अगर महिला सीट बनती है तो अच्छी बात है। मैंने बहुत सारे ऐसी एथलीट गर्ल्स को देखा है, मैंने महिला सीटों पे कई एथलीट लड़कियों को देखा है, वो आराम से उठ के किसी बूढ़े पुरुष को जगह दे देती है। तो ये बात आपकी सक्षमता की है, सीट आपकी सुविधा के लिए बनाई है। अगर आप अक्षम महसूस कर रही हैं तो उसका उपयोग करें। अगर आपके सामने कोई अक्षम पुरुष है
तो आपका स्त्रीत्व उसमें ज़्यादा महान हो जाता है कि आप उठ के उस बूढ़े पुरुष को जगह दे दें। तो मुझे लगता है कि आरक्षण भी ऐसी ही स्थिति है कि अगर आपको आवश्यकता है तो आप इसको लीजिए, नहीं है तो किसी और योग्य व्यक्ति को दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, आजकल के जैसे कुछ साहित्यकार हैं वो स्त्री को भोग विलास की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और आजकल की लड़कियाँ भी अपने आप को है ना एक कम वस्त्र मतलब पहन के, और वो सोचती हैं कि हम बहुत बोल्ड हैं या हम बहुत स्वतंत्र हैं, ऐसा कुछ है ना वो है ना अपने आप को दिखाती हैं। तो क्या ये स्त्री रूप को एक विकृत रूप में है ना उपस्थित करना नहीं है? तो मैंने बात करी उस, दैट्स गार्बेज, उसको रद्द कीजिए, वो साहित्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक कोट मुझे याद आ रहा है रघुवीर सहाय जी का, उन्होंने कहीं, मैंने पढ़ा है कहीं, उन्होंने लिखा है स्त्री की देह ही स्त्री का देश है। और इसमें, लेकिन ये आप ताली मत बजाइए, मुझे आपत्ति है। स्त्री की देह भी है जिसकी रक्षा करनी है, जैसे मैंने अभी बोला कि हम बायोलॉजिकली डिफरेंट है और उसका मान करना है, सम्मान करना है। और दूसरी बात है, देश भी हमारा, हमें देश की भी रक्षा करनी है। झांसी की रानी भी तो महासाहस योग से भरी हुई थी, वो स्त्री थी और छोटा बच्चा लेकर चली गई। इसलिए हमारा देह भी है और देश भी है, दोनों की रक्षा का जिम्मा नारियों पर है। हाँ जी, आई थिंक ये इसमें फिल्मों का भी बहुत बड़ा हाथ है। वही मैं मनीषा जी को कह रही थी कि जैसे आपके गाने होंगे उसमें बोलेंगे कि मैं चिकन टिक्का हूँ, करेक्ट, तो चिपकाई लिए और बहुत हैं कौन से चिपका, हाँ, चिकनी चमेली। तो ये सब जो आई थिंक यू नो वेस्ट में एक किताब आई थी कुछ 10-12 साल पहले, इट वाज कॉल्ड द रॉन्च कल्चर, और उसका प्रभाव मैं आजकल हमारे देश में भी देख रही हूँ, स्पेशली सोशल मीडिया और ये रील्स के कल्चर के साथ। आपने खूब रील्स देखी होंगी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अश्लील से नाच और लाइक्स और उस सब के लिए, व्यूअर्स के लिए ये सब चल रहा है। ये जो रॉन्च कल्चर, आई थिंक इट्स ऑल्सो मेल मैनिपुलेशन। थोड़ा बहुत महिलाओं को ये मैसेज मिला है कि अगर आप चिकनी चमेली पे डांस करेंगी या बाबूजी धीरे चलो पे डांस करेंगी तो यू आर गोइंग टू बी परसीव्ड एज अट्रैक्टिव एंड अल्योरिंग फॉर मैन। और ये मैनिपुलेशन आई थिंक पॉपुलर मीडिया में बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली इन फिल्म्स। एंड मैंने अभी तक जो भी फिल्में लिखी हैं, अभी तक उनमें कभी कोई आइटम सॉन्ग नहीं हुआ है, एंड थैंक गॉड फॉर दैट। इनफैक्ट कहानी में तो महिला केंद्रित कहानी थी और उसमें विद्या बालन गर्भवती थी, तो देयर वाज नो काइंड ऑफ सेक्सुअल टिटिलेशन देयर आइदर। तो ये मुश्किल है क्योंकि ये प्रेशर भी होता है लेखकों पे और क्रिएटिव पीपल कि आप ये सेक्सुअलाइजेशन करिए, एंड आवर मीडिया, आवर एडवर्टाइजिंग इज ऑल गियर्ड टू दैट, बट इट्स अ मैनिपुलेशन ऑफ यंग वुमेन जिसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। ऐसे ही हिंदी साहित्य में भी जब मैं बोल्ड राइटिंग देखती हूँ या फेमिनिज्म के नाम पर वहाँ पर आप कैसे भी बेवकूफ़ाना निर्णय लेती हुई लड़कियाँ देखती हूँ जो अपने आप को ही मुसीबतों में डाल रही हैं या ऐसे डोमेन में जा रही हैं जो उनके लिए वर्जित है या असुरक्षित है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की किताबों का आना या ऐसी बोल्ड राइटिंग को लिखना भी कहीं ना कहीं हमारी गैर जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग जो आपको आपकी तरफ एक प्रेरणा की नज़र से देखते हैं कि भाई फला लेखिका है, इन्होंने लिखा है और ये फेमिनिस्ट हैं तो इन्होंने हमारे भले का ही लिखा होगा, तो कहीं ना कहीं एक चेक बनता है। तो मुझे लगता है कि आलोचकों को की एक नई पीढ़ी को उभर के आना चाहिए और बोल्ड राइटिंग और फेमिनिज्म की आड़ में जो हम कुछ भी लिख रहे हैं जो पूरे के पूरे नए बड़े होते बच्चों को, लड़कियों को गुमराह कर सकता है, तो वहाँ कहीं कुछ चेक पॉइंट्स होने चाहिए। आलोचकों को उठ के खड़ा होना चाहिए, उस पर बात उठानी चाहिए। और जहाँ तक देह की बात है तो सबसे पहले आप मनोविज्ञान पे तो बात करो, देह तो बाद में आती है, सबसे पहले मनोविज्ञान है जो उलझा हुआ है। सबसे पहले अगर आप मनोविज्ञान पे बात कर सकते हैं उसके बाद आप ये अपने अंदर काबिलियत लाइए कि आप फिर देह की बात करें। बिना मनोविज्ञान जाने, बिना भारतीय स्त्री पुरुष के संदर्भों को जाने
और इस परिप्रेक्ष्य को जाने और हमारी जो पूरी की पूरी परंपरा जो चली आ रही है उसको जाने बिना आप सिर्फ पाश्चात्य देशों से उधार लेके फेमिनिज्म, आप एक उपन्यास लिखते हैं जो कहीं नहीं ले जा रहा आपको, क्योंकि आपका समाज वही है, आपका देश वही है, आपका मनोविज्ञान वही है, आपकी अपब्रिंगिंग वही है, लेकिन एक दिन अचानक आप व्यवहार किसी पाश्चात्य लड़की की तरह करने लगेंगे तो लड़खड़ा के गिर जाएंगे। Very quickly, I just want to say one thing very quickly. ये cervical cancer is one of the leading causes of Truly. deaths in India and especially amongst women. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर Earlier आप- younger women. and younger women और कम उम्र की लड़कियाँ because of exposure to multiple sexual partners और ये जो permissiveness का attitude बन रहा है उसकी वजह से हमारी बच्चियाँ यंग गर्ल्स बहुत हाई रिस्क में आ जाती हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर एंड गायनोकोलॉजिस्ट विल टेल यू कि 20 की अंदर 20s 25 26 27 women are coming with cervical cancer issues। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं ये इसलिए इसको बोलना चाहती हूँ इस मंच से। वैक्सीन भी शुरू किया है। वैक्सीन शुरू किया है, लीजिएगा। एंड ऑल्सो पीपल नेवर टॉक अबाउट मल्टीपल पार्टनर्स इंक्रीजिंग योर रिस्क फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो ये मैं प्लेटफॉर्म सार्वजनिक रूप में आई वॉन्ट टू से दिस बिकॉज दिस मैसेज कैन देन गो आउट टू वुमेन।